लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं नया टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस, है ना। तो चलो लिखो मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, इसके पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट किया। अब हम लोग मैट्रिसेस करते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो जब हम लोग नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अगर हम लोग नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं तो वो अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म, है ना, इज बेसिकली नोन एज मैट्रिसेस। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो जैसे कोई ए मैट्रिक्स है तो दैट इज A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, 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 A23 अप टू A2n एंड फाइनली मान लो ये AM1, AM2, AM3 अप टू AMn। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स हैं, है ना। तो इस तरह का अगर हम लोग कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें नंबर्स का तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। इट इज नोन एज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका ऑर्डर। क्या होती है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइंड होता है नंबर ऑफ रोज नंबर बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, अगर मैं देखूं इस तरह से काउंटिंग करो तो m रोज हैं और कॉलम कितने हैं यहां पे, n। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। ये m इंटू n नहीं है, m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया जाता है तो फर्स्ट नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, है ना। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स है 3x2 की, 3/2 की, तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, अगर 3/2 है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज, 3। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, 2। तो वो 3/2 की हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अगर मैंने कहा कि 1/5 किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/5 है तो नंबर ऑफ रोज उसमें कितने हैं, एक रो है, और उसमें कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं। इज दैट क्लियर, है ना। इसी तरह से 4/1 अगर लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 4 नंबर ऑफ रोज होंगे और 1 नंबर ऑफ कॉलम होगा। क्लियर है ये चीज, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके ऑर्डर क्या है। तो हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इज दैट ओके। और इस मैट्रिक्स को, जैसे यहां पे मैट्रिक्स ए मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे मैट्रिक्स ए में भी रिटन एज एलिमेंट Aij, मतलब बॉक्स के अंदर Aij लिख दिया, मतलब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ith रो और jth कॉलम, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, सेकंड क्या करता है, कॉलम। तो ये ith रो jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, A11। तो यहां पे i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, i की वैल्यू अगर तुम लिखोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि i कहां से कहां तक जाएगा, 1 to m तक, और j कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो ith, तो Aij दैट इज m क्रॉस n। इज दैट क्लियर, बोलो भाई। या इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, दैट इज Aij m क्रॉस n, मतलब ये m क्रॉस n ऑर्डर का है और Aij उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 1 2 आप इंक्रीज करते जाइए और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते चले जाइए। तो समटाइम्स एग्जाम में कोई मैट्रिक्स को सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, वो कहेगा मैट्रिक्स ए, बॉक्स में Aij एलिमेंट लिख दिया
तो आप उससे सिग्निफाई कर लीजिए कि इसका मतलब वो इस मैट्रिक्स की बात कर रहा है। क्या ये क्लियर है? कोई भी मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है ना? क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन द एरे फॉर्म, ये मैट्रिक्स होती है और उसका ऑर्डर होता है। क्लियर हो गई बात? बोलो। इसके बाद आता है मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। लिखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। है ना? अब मान लो कि मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपस में इक्वल कब होंगे? When the two matrix will be equal to each other। कब होंगे दो मैट्रिक्स इक्वल? कब होते हैं? फर्स्ट कंडीशन उस पर क्या होती है? फर्स्ट होती है कि देयर ऑर्डर विल बी सेम, मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक मैट्रिक्स कोई दूसरे ऑर्डर के, दूसरी मैट्रिक्स दूसरे ऑर्डर के और वो आपस में इक्वल होंगे, है ना? और सेकंड कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, आ जाओ बैठ जाओ सीधे और टाइम से आया करो। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना? मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि मेरा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है, वो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। तो जैसे सपोज कर लो कि मैंने कहा मेरा एक मैट्रिक्स ए है, दैट इज 1 2 4 -2, और एक मैट्रिक्स मान लो बी है, उसकी वैल्यू है पी क्यू आर एस, सपोज कर लो, है ना? तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या इक्वल हो सकते हैं? अगर ए और बी, देखो दोनों के ऑर्डर तो सेम है। ए का ऑर्डर बताओ क्या है? 2/2 का है, 2 नहीं कहेंगे, 2/2, है ना? बी का मैट्रिक्स क्या है? 2/2, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इज दैट ओके? तो अगर ए एंड बी बोथ आर इक्वल तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? 1 जो होगा वो पी के बराबर होगा, क्योंकि मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो और उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2 किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर। 4 किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। एंड -2 किसके इक्वल होगा? एस के। समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला आर इस 2 के बराबर हो जाए, नहीं। ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के ही बराबर होना चाहिए। अगर सेकंड रो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो वो दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के ही बराबर होना चाहिए। दैट इज नोन एज corresponding element, and this corresponding element will be equal while two matrices are equal to each other. Is that clear? तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, तो क्वेश्चन लिखो, मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है x + y, x - y, 2x + z and 2z + w. This is equal to 4 7 0 10. Then find x y z w. अब आपको x y z and w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में गिवन है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो क्या कंडीशंस लगेंगी? ऑर्डर दोनों के ऑर्डर सेम है। पहले हमेशा देखना है कि हमको ऑर्डर सेम होने चाहिए, है ना? ऑर्डर सेम है तो क्या कंडीशन बनेगी कि x + y की वैल्यू 4 है, x - y की वैल्यू 0 है। इन दोनों से तुमको निकल रहा है कि y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 2 हो जाएगी, नहीं 4 होगी। दोनों 2 2 हो रही हैं, आई एम सॉरी, बोथ आर 2 2। तो यहां से हो जाएगा कि x = y = 2। ये तो क्लियर है? अब है 2x + z
2x प्लस जेड, दिस इज 7 और x की वैल्यू 2 है तो z बिकम्स 3, बोलो, एंड 2z प्लस w इज 10, तो w इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो x y z w की वैल्यू आ गई 2 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्सेस के इक्वालिटी में चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। यस और नो, बोलो, ये चीज समझ में आ गई। तो नेक्स्ट अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, है ना। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी समझ में आ गई कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, कौन कौन सी दो कंडीशन होंगी जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तो मैट्रिक्स मेरी इक्वल होंगी, दो मैट्रिसेस। अब लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसको मैंने लिख दिया A11, फर्स्ट रो के ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो है, दैट इज A12 A13 A1n। ओके, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बोलो भाई, है ना। इसका ऑर्डर क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, 1 क्रॉस n, मींस उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, एक, और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हो सकते हैं, है ना। तो ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल टाइप मैट्रिक्स होगी। इज दैट क्लियर, बोलो भाई। सेकंड है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब समझ में आ रहा होगा वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा। मान लो एक मैट्रिक्स ए है और वो इस तरीके से है, A11 A21 A31 अप टू AN1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, n हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज n और नंबर ऑफ कॉलम्स 1। ओके, समझ में आ गया मेरी बात। नेक्स्ट लिखो, नोट कर लिया। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, चूंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो तुम, और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, दोनों बोले जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, है ना। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दैट मैट्रिक्स इज बेसिकली नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहले देखो एक बार, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को एक अगर हम लोग फिगर बना लें उसके बाद हम इसको समझाएं तो ज्यादा बेटर है। 3x3 का अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा बना हुआ है। यस और नो। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3,
तो ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अब हमेशा याद रखना जो ये वाले एलिमेंट हैं डायगोनल के, दैट इज A11, A22, A33, इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ये कहलाएगा। इज दैट ओके? और अगर किसी मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का हम सम निकालें तो वो कहलाता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस। क्या कहलाता है? ट्रेस। तो अगर आपसे कहते हैं कि ट्रेस ऑफ ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं TR ऑफ ए, है ना, तो ये क्या होता है? इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना होके कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती, मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में होती, तो क्या कोई लीडिंग डायगोनल बन सकता था? नहीं। तो ट्रेस हमेशा किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स जब भी होगा, तो अगर लिखा है ट्रेस ऑफ ए, तो अपने आप ये सिग्निफाई कर रहा कि ए मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और इसके सारे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है वो कहलाता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस। इज दैट क्लियर? बोलो। नेक्स्ट इज नोट कर लिया? बोलो। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखो कैसे, मैं 3/3 में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान दो। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, अगर मैं 3/3 पे लिखूं तो मान लो ये λ1 है, λ2, λ3, 0 0 0 0 0 0। मींस क्या है? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के अलावा, इसके, है ना, अपार्ट फ्रॉम द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस आर 0। तो वो मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे लिख दिया डायगोनल λ1, λ2, λ3, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट के 3 लीडिंग डायगोनल एलिमेंट लिखे हुए हैं, λ1, λ2, λ3। तो आप ऐसे लिखो या इस तरह से रिप्रेजेंट करो। अच्छा, आप क्या ये λ1, λ2, λ3 0 होंगे कि नहीं हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉन जीरो है, इट मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। जैसे मान लो अगर हमने कोई दिया कि एक मैट्रिक्स है -2 0 0 0, तो क्या ये डायगोनल एलिमेंट है? डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसका λ1 2 है, λ2 की वैल्यू 0 है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, देन इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गई मेरी बात? क्या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0। तो वो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, बट द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, यहां पे डायगोनल में क्या था? ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में ये सारी वैल्यूज सेम होंगी। इज दैट ओके? दैट इज लैम्डा लैम्डा लैम्डा, अदर वन ऑल आर जीरोस। इज दैट ओके? तो सारे डायगोनल एलिमेंट जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हैं वो तुम्हारे सेम होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो वो तुम्हारी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? स्केलर। और डिस्टिंक्ट है तो क्या हो जाएगी? डायगोनल। इज दैट ओके? तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर वो सारे सेम हो जाएंगे डायगोनल के तो वो स्केलर मैट्रिक्स में बन जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो। फिर आएगा यूनिट मैट्रिक्स। या इसी को यूनिट की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहो, ज्यादा बेटर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको जनरली हम लोग आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट दिस एन सिग्निफाई? अच्छा, ये जितने भी मैट्रिक्स आप डिफाइन कर रहे हो ये सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि हम हमेशा लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं। लीडिंग डायगोनल हमेशा किस में डिफाइन होता है? स्क्वायर में, है ना? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आई एन, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना? अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वो एन क्रॉस एन, या उसको तुम कह दो एन ऑर्डर की, मतलब उसमें एन रो एन कॉलम है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए कितने ऑर्डर कैसे बोल देंगे? एन ऑर्डर की, एनथ ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स, तो मतलब उसके नंबर ऑफ रोज एन है, नंबर ऑफ कॉलम्स एन होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन का मतलब हो गया कि उसके एन रो एन कॉलम होंगे, है ना? और आई एन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स में लेमडा की वैल्यूज थी, ये लेमडा की वैल्यू 1 हो जाती है और रेस्ट तो सारे जीरो ही रहते हैं, तो दैट इज 1। यानी कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? 1 1 1 1 ऐसे चलता जाएगा। एन ऑर्डर की अगर है तो 0 0 0 0 0 0, बाकी सारे एलिमेंट आप जीरो कर सकते हो। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इज दैट ओके? है ना? इसको अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना चाहो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो कैसे लिखा जा सकता है? तो देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां ध्यान दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मेरे को लिखना है तो आई एन को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? देखो, ए आई जे, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर आई इक्वल टू जे है। बोलो, अगर i इक्वल टू जे है, यानी a11, a22, a33, i की वैल्यू j के बराबर हो गई, तो यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? लीडिंग डायगोनल को। व्हेन i, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या थे? a11, a22, a33, यानी i और j दोनों की वैल्यूज सेम थी। तो जब i इक्वल टू j हो जाएगा तो वो लीडिंग डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अपार्ट फ्रॉम अदर ऑल द एलिमेंट्स आर 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो वी कैन रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दिस वे आल्सो, व्हेन i इक्वल टू j देन ऑल द एलिमेंट्स आर 1, अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स क्या होंगी वैल्यू? 0। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? द नेक्स्ट वन इज योर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के क्या होंगे? सारे एलिमेंट, जैसे मैं 3x3 का बनाऊं तो दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसी कोई मैट्रिक्स, तो ये क्या कहलाएगी? नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना? इट्स अ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये नल मैट्रिक्स होगी। नल मैट्रिक्स मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 होंगे। तो क्या नल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सेम है और इक्वल टू 0 है। नहीं है? बोलो। तो नल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना? फिर आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखो दो तरह से होगी। जैसे पहले एक हम बना रहे हैं कि जैसे मान लो A11, A22, A23। अब ये 0 0 0, A12, A13, A23। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, इस मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है उसके बिलो जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे जीरो हैं। बोलो, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या कहलाएगी? अब इसके लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह से मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें A11, A22, A23, ये 0 0 0, A21, A31, A32। तो अब इस मैट्रिक्स में तुम क्या देख रहे हो? लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये क्या कहलाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज अपर ट्रायंगुलर, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर, है ना? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया फर्क? बोलो भाई, क्लियर है? दैट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, A33 ही है यार, लिख लो। क्या लिख लो यार, वही है, कोई भी एलिमेंट है ना? A33, उस पर कंसंट्रेट नहीं करना है, कंसंट्रेट करना है कि लीडिंग डायगोनल के लोअर सारे जीरो हैं और लीडिंग डायगोनल के अपर में सारे जीरो हैं। तो दैट इज योर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोलो भाई, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है इसी में सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू यानी मॉड ए जीरो हो जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बिकम जीरो, इट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। इफ ये मॉड ए का मतलब मॉड ए नहीं है, इट मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इफ नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इज नॉन सिंगुलर। तो ए क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो आ गई, डिटरमिनेंट्स को हम ऐसे भी डेट ए भी लिखते हैं या मॉड लगा के लिख दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे इसको तुम लोग, फिर वही बात कह रहा हूं बार बार, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये मॉड ए है क्या? नहीं, ये मॉड ए नहीं है, इट्स अ वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना? अब मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स को निकालना तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? ऑब्वियसली डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना तुमको आती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? कि जैसे मान लो अगर ए मैट्रिक्स कोई दी गई है कि ए 2x2 ले लेते हैं, A11, A12, A21, A22, और मैं इसका कहूं कि मॉड ए या डिटरमिनेंट्स ए या डेट ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये डिटरमिनेंट्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये जो है वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू को बताएगा। मतलब उस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर दो तुरंत, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में, एंड देन एक्सपेंड द डिटरमिनेंट्स, जैसे कैलकुलेट करना हो तो वो वैल्यू उसके डिटरमिनेंट्स ए को बताएगी, है ना? तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी और नॉन सिंगुलर कब होगी ये आप बता सकते हो। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करो इस पे जरा, कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी और नॉन सिंगुलर कब होगी। मान लो क्वेश्चन है तुमको, एक मैट्रिक्स दी गई है
3 एक्स प्लस 3 बात नहीं, -1 प्लस एक्स -1 2 एक्स प्लस 2 एंड 2। कह रहा दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहता है x की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे इसमें, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट्स में बदलेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स मेरा क्या हो जाएगा, 3 एक्स प्लस 3 -1 प्लस एक्स -1 2 एक्स प्लस 2 2। दिस वैल्यू बिकम्स 0। क्लियर है, दिस वैल्यू विल बिकम 0। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू -2 माइनस प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ -1 प्लस एक्स टाइम 6 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और प्लस 2 टाइम्स -3 प्लस एक्स प्लस 3। दिस बिकम्स 0। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिख दिया, आप उसको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके कर सकते हो। तो यहां को इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व किया किसी ने, ये भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। नाउ चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चेक करो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3x हो गया, ये इधर से कट गया, ये 2x हो गया, 3x प्लस 2x दैट बिकम्स 5x माइनस x -1 इंटू 6 और माइनस प्लस x -1 x प्लस 2 x प्लस 3। क्यूबिक इक्वेशन बन गई ऐसे तो, इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक को सॉल्व कर लो भाई लोग, है ना। तो ये क्या दे देगी, x -1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। किसी ने सॉल्व किया कि नहीं किया, ये होगा -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक को सॉल्व कर लो तो यहां पे आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x माइनस 6 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये माइनस x प्लस 6 कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये आ गया x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x मस्ट बी 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x मस्ट बी 0। तो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन x बिकम्स 0। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर ही आ रहा ना, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया, हाँ ना। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 माइनस 5x माइनस x माइनस का 6x प्लस का 6x प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, ये आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, तो x बराबर 0 ही आ रहा, बाकी अंदर तो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक बार इसको चेक कर लेना, है ना। तो x इक्वल टू 0 तो क्लियर है। एक बार और कोई दूसरा वैल्यू भी चेक कर लेना, ये क्यूबिक इक्वेशन को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मे बी। ओके, बोलो भाई, तो ये चीजें कर लेंगे हम लोग। सिंगुलर मैट्रिक्स को समझ में आ गया हमको कि व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, x जिसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। कर लोगे ना इसको, हाँ यस सर तो खूब करते हो।
फिर मैट्रिक्स में हमारा है एलजेब्रा। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ये क्या कहती है? मान लो कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज A1 B1 C1 D1, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, दैट इज A2 B2 C2 D2। बात मत करो भाई, है ना? तो हमेशा याद रख लेना एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कर रहे हैं, तो ये दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग उन्हीं का कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो हम उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ए 3/3 मैट्रिक्स हो और बी मेरा 2/2 के मैट्रिक्स हो और उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज कर सकें। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो जैसे सपोज कर लो तुमको निकालना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे मैट्रिक्स में। तो ये क्या बन जाएगा? A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2 एंड D1 प्लस D2। दिस विल गिव यू द A प्लस B, दो मैट्रिक्स का एडिशन, है ना? और अगर मान लो यहां पे दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर रहा होता, A माइनस B मेरे को निकालना होता, तो कैसे निकालते? सब्ट्रैक्ट कर देते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2 एंड लास्टली D1 माइनस D2। तो दिस विल गिव यू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये चीज समझ में आएगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है ना? इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल यहां देखो, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा किसी मैट्रिक्स में मैं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं कहूं k टाइम्स a, जबकि a मैट्रिक्स मेरा ये दिया है। अब याद करो, जब डिटर्मिनेंट्स होता था तो हम लोग अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इधर इन ए रो और इन ए कॉलम हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, यस और नो? बट इन केस ऑफ द मैट्रिक्स हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। नहीं समझ में आया, है ना? तो जैसे के ए है तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? के A1, के B1, के C1 एंड के D1। समझ में आ गया? मतलब उस के नंबर का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के। बोलो भाई, है ना? और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में यही फर्क है। डिटर्मिनेंट्स में अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे तो क्या होता था? या तो किसी रो में या किसी कॉलम पे मल्टीप्लाई होता था, लेकिन मैट्रिक्स में ये होगा। अगर किसी मैट्रिक्स से मान लो हमको कोई नंबर हमको कॉमन लेना होगा, तो वो एंटायर मैट्रिक्स से वो नंबर कॉमन आना चाहिए। जैसे मान लो इसमें से मैं के कॉमन लूं तो हर एलिमेंट से के कॉमन आना चाहिए। तो इसको तुम लिख सकते हो के टाइम्स A1 B1 C1 D1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, क्लियर है? तो अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर किसी कोई मैट्रिक्स है A, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, है ना? अगर कोई मैट्रिक्स A तुमको गिवन है, इसका ऑर्डर है n, ऑर्डर कितना है? n, nth ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है? और उसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को अभी मैं मॉड ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। कोई एक मैट्रिक्स है, nth ऑर्डर की है, तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को मैंने मॉड ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इज दैट ओके? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए, जो के ए मैट्रिक्स होगी, बात समझ में आ रही है? वो क्या हो जाएगी? के की पावर n मॉड ए।
इज दैट ओके? मतलब अगर वो 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो यहां क्या बन जाएगा? के क्यूब। अगर 2/2 की है तो के स्क्वायर मॉड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा तुम्हारी पूरी मैट्रिक्स में। इज दैट ओके? तो इसको नोट कर लो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए विल बी के की पावर एन मॉड ए। क्लियर है? बोलो भाई। और वो क्यों ऐसा हो गया, अब यहां ध्यान दो क्यों हुआ। ये मैंने के ए 2/2 में मैट्रिक्स किया था। अगर इस मैट्रिक्स का ये ए मैट्रिक्स था, इसका अगर तुम डिटर्मिनेंट्स निकालो मॉड ए, तो वैल्यू बताओ जरा क्या आएगी? a1 d1 माइनस b1 c1, a1 d1 माइनस b1 c1। यस और नो? अब ये हमने k टाइम्स a किया है, तो ये देखो क्या बनेगा? k स्क्वायर a1 d1 माइनस b1 c1। यस और नो? तो वो k स्क्वायर मॉड a आया, k स्क्वायर मॉड a आया कि नहीं आया? है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर, क्या इसको इस तरीके से याद रखो, मॉड ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन मॉड ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यूज होगा ये चीज। क्लियर है ये चीज? मॉड के मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ के ए। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, है ना, ये एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम लोग कैसे क्या करें। तो सपोज करो तुमको क्वेश्चन दिया जाए कि ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 - 1 एंड 3 1, एंड बी मैट्रिक्स है तुम्हारा, कोई मैट्रिक्स बी है 1 4 7 2, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3a माइनस 2b। मान लो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड 3a माइनस 2b। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग 3a निकालेंगे। तो 3a क्या होगा? जल्दी बोलो। सब में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में 3 का मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 3 9 3। समझ में आ रही बात? माइनस 2b, तो इसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 8 14 4। अब इनको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे साइमल्टेनियसली, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4, माइनस 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 11, 9 माइनस 14 दैट इज माइनस 5, एंड 3 माइनस 4 दैट बिकम्स माइनस 1। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है? 3a माइनस 2b। नहीं समझ में आया? बोलो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई? आई डोंट थिंक सो। क्लियर है ना? और अगर यही पूछ देता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a माइनस 2b, तो देखो इसमें बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मॉड ऑफ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3a माइनस 2b, ऐसे कर सकते हैं, है ना? अब इसको ये बेवकूफी मत कर देना कि दिस इज इक्वल टू मॉड 3a माइनस मॉड 2b, है ना? ये कर दिया तो बस गए। इस मैट्रिक्स को पहले कैलकुलेट करो और फिर इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई? -4 माइनस 55, तो दैट बिकम्स -59। तो देखो -59 आई है। किसकी वैल्यू है -59? मॉड ऑफ 3a माइनस 2b। तो ये नहीं समझना कि मॉड ऑफ 3a माइनस 2b ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो दिस वैल्यू इज -59, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है। इट इज नॉट द मॉड, इट्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो हम पहले 3a माइनस 2b मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? बोलो, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, तो एक और कर लो, एक क्वेश्चन और लिखो। मान लो उसने क्वेश्चन दिया कि ए मैट्रिक्स जो है वो है डायगोनल 1 - 1 2, और बी मैट्रिक्स है डायगोनल 2 3 - 1,
और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3a प्लस 4b का मॉड। अब इसको तुम सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व दिस। जल्दी सॉल्व करो। जल्दी बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्या ही वैल्यू? ये आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स 11 एंड 2। -9 है कि +9 है? +9 आ रही, 11 9 2। नाउ दिस इज ओके। तो इसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं भैया, डायगोनल मैट्रिक्स अगर कभी भी हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इन तीनों का प्रोडक्ट होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगी? 11 इंटू 9 इंटू 2 दैट इज 22 इंटू 9, जो भी वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 198। तो दिस बिकम्स 198, है ना। हमेशा याद रखो डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। अगर उसमें से एक भी कोई जीरो हो गया तो फिर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो भाई, इज दैट ओके? है ना। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया हमको? क्या होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स? सेम ऑर्डर की होंगी तभी हमको एडिशन करेंगे, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दैट इज a प्लस बी जो होगा वो b प्लस ए के बराबर होगा। a प्लस बी मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा b प्लस ए मैट्रिक्स के बराबर होगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे, नल मैट्रिक्स को जनरली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 मैट्रिक्स है, तो ये हमेशा वही सेम मैट्रिक्स दे देगा। इज दैट ओके? अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके निगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स देगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि तुमको नल मैट्रिक्स दे दे। तो क्या ए में क्या ऐड करोगे? -a। तो अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में उसने दे दिया कि कोई ए मैट्रिक्स दे दी और कहा इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। ठीक है, और ये जो चीज कहलाती है कि a प्लस ओ इज इक्वल टू ए, ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। बात मत करो, दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? किसी मैट्रिक्स में किसको ऐड किया जाए कि हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो किसको ऐड करोगे? नल मैट्रिक्स को। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स में? नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आई मेरी बात? जब हम किसी मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मुझे फिर से वही मैट्रिक्स मिलती है, तो इसका मतलब है कि नल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जब हम किसी मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स को ऐड कर दें जिससे कि हमको क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। समझ में आई ये बात? है ना। और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो एडिशन जो होता है मैट्रिक्स का वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो वो किसको किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव को भी करता है, एसोसिएटिव को भी करता है, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ये दोनों चीजें याद रखिएगा।
एडिटिव, अगर मैं कहूं किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो क्या होता है? कोई मैट्रिक्स अगर दी गई है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस टाइम ऑफ दैट मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर? हाँ। तो b जो होगा वो a का a माइनस बी इक्वल टू व्हाट? a माइनस बी हुआ तो मतलब मैं समझा नहीं। a माइनस बी इज इक्वल टू, नहीं वो कैसे हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए कैसे पॉसिबल है ना? ये समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, इज दैट ओके? तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट कम टू तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। मैट्रिक्स का एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, किसी नंबर से अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमको क्लियर है। अब एक टॉपिक करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो राइट डाउन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जरा गौर करना, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ध्यान दो इधर, जब आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स सीखा था। बोलो, तो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन में हमने उन्हें कैसे सीखा था? क्या होता था डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन? जैसे मान लो एक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। इसका मल्टीप्लाई हमने किया p1 p2 p3 q1 q2 q3 r1 r2 r3 से। तो मल्टीप्लाई करने पे, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं। तो तुमने क्या किया था? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंगली और ऐड किया। दैट इज a1 p1 प्लस a2 p2 प्लस a1 p1 प्लस a2 q1 प्लस a3 r1, और ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाता था। इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड को सेकंड से किया, फिर फर्स्ट को थर्ड से किया, तो इसके सारे एलिमेंट आ जाते थे। ये हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लिकेशन में। बोलो, अच्छा। अब अगर देखो, अगर हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसमें भी सेम यही तरीका लगेगा। जो चीज यहां पे है बिल्कुल सेम पैटर्न इसमें लगेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? सपोज करो कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो जाते हैं। इस वाले डिटर्मिनेंट्स में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और a4 b4 c4 हो जाता। ठीक है, और यहां पे 3 ही रहते। तो अब क्या होता? ये p1 से मल्टीप्लाई होता, ये q1 से, r1। बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? जब ये 3/3 के थे, तुम दिन भर पानी पीते रहते हो, हैं? लिखा भी करो, है ना? हाँ, सूखाग्रस्त से आए हो क्या? a1 p1 a2 q1 a3 r1। बोलो, 3/3 में था। अब इसमें अगर मान लो मैंने कोई फोर्थ कॉलम को ऐड कर दिया, तो ये a4 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। बोलो, कि हो पा रहा है? अच्छा, अब मान लो, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर की थी? 3/4। और ये कितनी है? तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाई। हो पा रही है? बोलो भाई, नहीं हो पा रही है। क्यों? अब दूसरा कंडीशन लगा रहा हूं।
अब मैं अभी इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लूँ। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ एक दूसरी मैट्रिक्स से, ये 3/4 की ही है, और इस मैट्रिक्स को मैं कर रहा हूँ 4/2 का। दैट इज मान लो P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 S2, तो ये 4/2 की हो गई। अब जरा इसके एलिमेंट देखो, A1 किससे मल्टीप्लाई होगा? A2 A3 A4, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक एलिमेंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि पहले एलिमेंट को बताओ क्या होगा? A1 P1 प्लस A2 Q1 प्लस A3 R1 प्लस A4 S1, ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गए। 3/4 की है, ये 4/2 की है। अब सेकंड एलिमेंट तुमको कैसे मिलेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। बोलो, मिलेंगे? तो वो क्या बनेगा? A1, जल्दी बोलो, P2 प्लस A2 Q2 प्लस A3 R2 प्लस A4 S2। इसमें कितने कॉलम आएंगे? कॉलम कितने आएंगे? 2। और कितने रो बन जाएंगे? अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस, और ये आएगा तो दिस वन। इज इट ओके? तो कॉलम रो कितने बन गए? कॉलम कितने बने? तो देखो, रो किसके आ गए? ये तो 3 आ गया। कॉलम किसके आ गए? ये इसके आ गए। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हुआ? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम होंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? तो 2 मल्टीप्लाई अगर तुम कर रहे हो, कोई मैट्रिक्स A है दैट इज M क्रॉस N, और ये मैट्रिक्स N क्रॉस P की है, तो क्या AB का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या AB का देखो, हमेशा याद रखना, जो पहले वाला है मैट्रिक्स, उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इज दैट ओके? तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज n, ये दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स AB अब एग्जिस्ट कर जाएगी, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब वो कितने ऑर्डर की होगी? M क्रॉस P। नहीं समझ में आई? इज दैट ओके? तो आप अपना यहां लिख लेना कि AB कब एग्जिस्ट करेगा? जब नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। समझ में आ रहा है ना? इस एग्जाम्पल से समझ में आई बात? अच्छा, क्या इसी में BA एग्जिस्ट करेगा? B एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम P है और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो M है, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। AB एग्जिस्ट कर रहा है बट BA नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जरूरी नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई अगर तुम AB कर रहे हो तो उसका BA भी एग्जिस्ट करे। इट मे और मे नॉट बी। नहीं समझे बात? है ना? अगर 2 मैट्रिक्स दी गई हैं तो ये जरूरी नहीं है कि AB और BA दोनों एग्जिस्ट कर जाए। हो सकता है एक भी ना करे, हो सकता है कोई एक करे, या फिर दोनों कर सकती हैं। ये ऑल डिपेंड करेगा उनके ऑर्डर पे कि वो किस ऑर्डर की है। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। इज दैट ओके? बोलो, क्या होनी चाहिए कंडीशन? अगर 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे AB अगर हो रहा है, तो अगर A इंटू B हमको निकालना है, तो मतलब क्या होगा कि जो पहले वाला है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। अगर ये है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और फिर वो किस ऑर्डर की होगी? फर्स्ट वाले का रो सेकंड वाले के कॉलम के बराबर नहीं, उस ऑर्डर का, दैट इज M क्रॉस P। ठीक? और मल्टीप्लाई करने का तरीका जो अपन ने डिटर्मिनेंट्स में सीखा था, इन द सेम फैशन यू कैन कैलकुलेट
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए विल एग्जिस्ट, है ना। और अगर ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तब भी ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ये जरूरी नहीं है कि ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, इट मे और मे नॉट बी। मतलब ना हमको क्रॉस लगाना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी ए, इट मे और मे नॉट बी, है ना। जब अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तब ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने से थोड़ी ना कि इक्वल हो गए, इक्वल के लिए उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू सेम आए, इवन दो कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो तो, है ना। तो वो जैसे मान लो एम क्रॉस एन है और ये एन क्रॉस एम हो गया, तो दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगी, ए बी और बी ए, है ना। बोलो भाई, लेकिन दोनों के ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तब भी दोनों एग्जिस्ट करेंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यस और नो, बोलो। और जो हमको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो भी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नहीं समझ में आ रहा? जैसे ए मैट्रिक्स है तुम्हारा एन क्रॉस एन का और बी मैट्रिक्स भी है एन क्रॉस एन, तो ए बी क्या मिलेगा हमको? एन क्रॉस एन का ही तो मिलेगा। बी ए क्या मिलेगा? वो भी एन क्रॉस एन का मिल जाएगा। तो दोनों के ऑर्डर तो सेम होंगे, दोनों एग्जिस्ट भी करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर है। कब होगा? जब ए बी बी ए के बराबर है। अगर ए बी बी ए के बराबर होता है तो हम कहते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी आर कम्यूटेटिव टू ईच अदर। तो लिख लो, व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिक्स या कम्यूटेटिव टू ईच अदर, देन एंड ओनली देन ए बी इक्वल टू बी ए, है ना। ठीक है, कम्यूटेटिव या कम्यूट मैट्रिक्स। तो अब एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। एक चीज और याद रखना, इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है, दैट इज ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि ये सारे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कोई एक मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, है ना। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिख लो कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। और इन जनरल एक चीज याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर दो मैट्रिक्स दी गई हैं a प्लस बी टू द होल पावर n, मतलब a प्लस बी को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? n टाइम्स। तो ये मैट्रिक्स जो होती है बाइनोमियल थ्योरम की तरह से एक्सपेंड होती है, दैट इज a की पावर n माइनस वन बी, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस वन बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्टली इट विल बी ncn b की पावर n। तो ये होल्ड करती है मैट्रिक्स में। इज दैट ओके? जहां a एंड b आर द मैट्रिक्स, है ना। और ये सारे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। तो इसका बहुत यूज हुआ है, 2-4 बार एग्जाम में सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखना कि ये इस चीज को, है ना। जैसे मान लो तुमको कोई मैट्रिक्स दिया जाए, ए मैट्रिक्स है और कहे वो ए मैट्रिक्स है 2 1 0 1 और आपसे ए स्क्वायर पूछ रहा है कि व्हाट इज ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए में ए का मल्टीप्लाई, तो ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स विल बी ए स्क्वायर। बोलो भाई, ए मैट्रिक्स क्या है?
2 1 0 1 इंटू फिर से ए मैट्रिक्स 2 1 0 1, क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 4 दिस, तो दिस इज 4, दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 2 और 1 3, देख लेना कैलकुलेशन गलत ना हो, दिस 0 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो दैट इज 4301, तो दिस इज ए स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, अच्छा। अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मॉड ऑफ ए बी यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी की वैल्यू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी के बराबर हो जाती है। अगर ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ए बी डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के बराबर आ जाएगी। इज दैट ओके? ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट हुआ और हमको आउटपुट मिला नल मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? देखो, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको नल मैट्रिक्स मिल रहा है, ये दिस इज नल मैट्रिक्स, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ईदर और बोथ आर नल मैट्रिक्स। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मान लो ए ही नल मैट्रिक्स हो, तब भी सब जीरो हो जाएगा। दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में कम से कम 2-3 बार सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बता रहा हूं। ए मैट्रिक्स आइदर नल हो सकती है, तब भी जीरो हो जाएगा। अगर बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो गई, तब भी जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? एस दोनों नल मैट्रिक्स हो गई, तब भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन आ गई कि अगर एक भी या एटलीस्ट वन नल मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट जीरो हो गया। दो नॉन जीरो, अगर मान लो ये दोनों नल मैट्रिक्स ना हो, तब भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी जीरो। इफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर नल मैट्रिक्स दे रहा है, तब क्या होगा? उस कंडीशन में ध्यान दो, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों के मॉडुलस सेम होंगे। मॉडुलस का मतलब दोनों के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी। तो मैं कहूंगा कि मॉड ए बी की वैल्यू मॉड ऑफ नल मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी सेम होगी। इज दैट क्लियर? बोलो। नल मैट्रिक्स का मॉड क्या होगा? जीरो। भाई नल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। और मॉड ऑफ ए बी क्या है? मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ईदर मॉड ए इज इक्वल टू जीरो और मॉड बी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ये पक्की बात है कि उनमें से किसी एक मैट्रिक्स या दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जीरो होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, है ना। क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस बिकम्स अ नल मैट्रिक्स, देन इट मस्ट बी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नॉन जीरो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वैल्यू मस्ट बी जीरो। उसकी एक वैल्यू कम से कम जीरो जरूर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस और फिर आगे डिफरेंट टाइप की और भी जो स्पेशल टाइप मैट्रिक्स हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। ओके, तो दैट वी विल टेक केयर टुमारो। ओके देन, चलो भाई।